साल था 1940। बरसगीर की जमीन पर एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो तारीख का रुख बदल देगा। लाहौर के एक मैदान में हजारों मुसलमान जमा थे, हर आंख में एक ख्वाब और हर दिल में एक सवाल, क्या मुसलमान हिंदू अक्सरियत के साथ एक ही रियासत में महफूज रह सकते हैं या फिर इन्हें अपने लिए एक अलग होमलैंड की जरूरत है। इसी लम्हे स्टेज पर आते हैं एक दुबला पतला मगर फौलादी इरादों वाला रहनुमा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। इनके चंद अल्फाज, एक करारदाद और सिर्फ 7 साल बाद दुनिया के नक्शे पर उभरने वाला एक नया मुल्क पाकिस्तान। बट सवाल ये है, 23 मार्च 1940 को लाहौर में हकीकत में हुआ क्या था? आइए चलते हैं इस तारीखी दिन की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मिशन मिडनाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, कौमों और शहरियों की तारीख में बाज़ औक़ात डिसिप्लिन और सब्र के साथ साथ चंद तारीखों को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल हो जाती है। बरसगीर के मुसलमानों की जदोजहद आजादी में भी 23 मार्च 1940 का दिन ऐसा ही एक तारीखी दिन था। ये वो दिन था जिसने बरसगीर के मुसलमानों की मंजिल का तयन किया। आगे चलकर यही तारीख इस बात का फैसला बन गई कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की पॉलिटिकल स्ट्रगल का रुख क्या होगा। 23 मार्च 1940 को मुसलमानों ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में जिस रास्ते का इंतखाब किया, इसी रास्ते पर चलते हुए सिर्फ 7 साल के एक मुख्तसर अरसे में इन्होंने अपनी मंजिल यानी पाकिस्तान हासिल कर ली। लेकिन आज भी हमारे यहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल्स और तारीखदान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि 23 मार्च 1940 को पेश होने वाली करारदाद लाहौर का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं था और ना ही इस करारदाद में लफ्ज पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ था। फ्रेंड्स, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत होने वाले सूबाई इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग पंजाब असेंबली की सिर्फ 2 नशिस्तें ही जीत सकी। इसकी बड़ी वजह मुस्लिम लीग की तंजीमी कमजोरी और मुसलमानों के लिए अलग वतन के हवाले से किसी वाज़िया प्लान का ना होना था। इंतखाबात के नतीजे में सिर्फ 2 सूबों बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीगी हुकूमतें बन सकी, जबकि 6 सूबों में कांग्रेस की हुकूमत कायम हो गई। इन सूबों में हिंदू अक्सरियत का नजरिया पूरी शिद्दत के साथ नाफिज होने लगा। मुसलमानों के लिए गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई, तालीम का जरिया हिंदी लैंग्वेज बना दिया गया और स्कूलों में तलबा को वंदे मातरम पढ़ने और गांधी की तस्वीर के सामने दुआ करने पर मजबूर किया जाने लगा। इन हालात में बरसगीर के मुसलमान ये समझने लगे कि इनके लिए एक अलग वतन का होना जरूरी है। इस तस्वुर को इल्लामा इकबाल ने 1930 में अपने खुतबा अलाहाबाद में पेश किया था और बाद में चौधरी रहमत अली ने इस मुजव्वज़ा रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज किया। इसी दौरान बरसगीर के हालात तेजी से बदल रहे थे। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये वाज़ेह हो चुका था कि अंग्रेज जल्द ही हिंदुस्तान छोड़ने वाले हैं, लिहाजा मुसलमानों को अपने फ्यूचर के बारे में फिक्र लाहक थी। इन हालात में मुस्लिम लीग ने अपने 27th एनुअल सेशन के लिए लाहौर के मंटू पार्क में एक बड़े इज्तिमा का इंतजाम किया, जिसे आज इकबाल पार्क कहा जाता है। इन दिनों पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के रहनुमा सर सिकंदर हयात खान वजीर आला थे। दिलचस्प बात यह है कि वो मुस्लिम लीग के रुकन भी थे, लेकिन इनकी हुकूमत कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में कायम थी। मुस्लिम लीग के इस इजलास के बारे में ये खबरें फैल चुकी थी कि मुस्लिम लीग बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का एक्शन प्लान पेश करने वाली है। इन खबरों ने यूनियनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों को परेशान कर दिया। मुस्लिम लीग के इजलास से 5 दिन पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने लाहौर के हालात मजीद कशीदा कर दिए। 19 मार्च को खाकसार मूवमेंट के कारकुन अपनी मखसूस वर्दी में बेलचों के साथ लाहौर में जुलूस निकाल रहे थे। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो शदीद तसादुम हुआ और पुलिस ने तकरीबन 300 खाकसारों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कई खाकसार शहीद हुए और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हुकूमत ने शहर में सेक्शन 144 नाफिज कर दी। जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई और पुलिस के घुड़सवार दस्ते शहर में गश्त करने लगे। सर सिकंदर हयात खान ने कायदे आजम को पैगाम भेजा कि वो मंटू पार्क में होने वाला जलसा कैंसिल कर दे, लेकिन कायदे आजम ने जवाब दिया कि पूरे हिंदुस्तान से हजारों मुसलमान इस जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं, इसलिए अब इसे मनसूख नहीं किया जा सकता। शहर में फिजा इंतहाई कशीदा थी। अभी हाल ही में फायरिंग हुई थी और पुलिस के दस्ते मुसलसल गश्त कर रहे थे। लोगों के जहनों में इस जलसे के बारे में कई सवाल थे। फिर 21 मार्च 1940 कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना
बजरिया ट्रेन दिल्ली से लाहौर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर इनके इस्तकबाल के लिए इंसानों का समंदर उमड़ आया था। लाहौर के अलावा गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद जो इस वक्त लाइलपुर था और कसूर से भी हजारों लोग वहाँ मौजूद थे। कायदे आजम पर इस कदर फूल निछावर किए गए कि सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि गुजरांवाला, शेखुपुरा और कसूर तक की दुकानों में इस दिन फूल खत्म हो गए। सर सिकंदर हयात खान भी रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, बट जब इन्होंने कायदे आजम को फूलों का हार पहनाना चाहा तो कायदे आजम पीछे हट गए क्योंकि इन्हीं की हुकूमत में खाकसारों पर फायरिंग हुई थी। इसके बाद कायदे आजम सीधे मेयो हॉस्पिटल गए और जख्मी खाकसार कारकुनों की इयादत की। लाहौर में इनकी रिहाइश ममदूद विला में रखी गई थी और नवाब शाह नवाज ममदूद इनके मेजबान थे। 21 मार्च 1940 को मंटो पार्क में मुस्लिम लीग का झंडा लहराने की तकरीब हुई। कुछ लोग जुलूस निकालना चाहते थे बट कायदे आजम ने इन्हें सेक्शन 144 के खिलाफ वर्जी से रोक दिया। 21 मार्च की शाम तक पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों के सैकड़ों काफिले मंटो पार्क पहुंच चुके थे। जलसे के लिए पार्क में एक बहुत बड़ा पंडाल और बुलंद स्टेज तैयार किया गया था जिसमें तकरीबन 50,000 अफराद के बैठने का इंतजाम था। जलसागाह में दाखिले के लिए सिर्फ एक गेट था और दिलचस्प बात यह है कि इस जलसे में दाखिले के लिए 2 रुपए का टिकट भी रखा गया था जो इस जमाने में बड़ी रकम समझी जाती थी। 22 मार्च को जब कायदे आजम जलसागाह पहुंचे तो पंडाल लोगों से खचाखच भरा हुआ था और हजारों लोग बाहर भी मौजूद थे जो अपने महबूब कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। और फ्रेंड्स, यही नहीं, लोग कायदे आजम को देखने के लिए दरख्तों और दीवारों पर चढ़ गए थे। लोगों का ये जोशो खरोश देखकर इंतजामिया ने इनमें से कई अफराद को टिकट न होने के बावजूद अंदर जाने की इजाजत दे दी। इधर मुस्लिम लीग की सेंट्रल कमेटी इस इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसवदा तैयार कर चुकी थी। कुछ रवायात के मुताबिक ये मुसवदा सर सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था जबकि बाज के मुताबिक इसे सर जफरुल्लाह खान ने तहरीर किया था। लेकिन हकीकत ये है कि तारीख में आज तक इस करारदाद का असल राइटर गुमनाम ही रहा है। जलसे का बाकायदा आगाज नवाब सर शाह नवाज ममदूद के इस्तकबालिया खिताब से हुआ। इसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तारीखी तकरीर की। ये तकरीर इनकी बेहतरीन पॉलिटिकल स्पीचेस में शुमार की जाती है। इन्होंने अपनी तकरीर में उस वक्त के सियासी हालात का जायजा लिया और फिर तारीख के तनाजुर में मुसलमानों और हिंदुओं के बाहमी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए कहा, हिंदू और मुसलमान न सिर्फ मजहब के एतबार से मुख्तलिफ है बल्कि इनका फिलॉसफी ऑफ लाइफ, समाजी रवायात और लिटरेचर भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो आपस में शादियां नहीं करते, एक दूसरे के यहाँ खाना नहीं खाते। हकीकत ये है कि ये दोनों दो मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक रखते हैं जिनकी बुनियाद मुख्तलिफ मज़ाहिब, तारीख और रवायात पर है। जिंदगी के बारे में इनके नजरियात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी वजह से इनकी तारीख, शायरी और कल्चर भी एक दूसरे से जुदा है। अक्सर ऐसा होता है कि एक कौम का हीरो दूसरी कौम के लिए दुश्मन की हैसियत रखता है। इसी तरह एक कौम की फतह दूसरी कौम की शिकस्त समझी जाती है। लिहाजा इन दोनों कौमों को एक ही रियासत में इस तरह रखना कि एक अक्सरियत में हो और दूसरी अकलियत में, एक ऐसा फॉर्मूला है जो आखिरकार रियासती निजाम की तबाही पर मुंतजा होगा। फ्रेंड्स, इसी इजलास में करारदाद लाहौर पेश की जिसे शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक पेश करने वाले थे। 23 मार्च की दोपहर जब वो जलसागाह पहुंचे तो पूरा पंडाल शेर बंगाल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कायदे आजम ने मुस्कुराते हुए कहा, जब शेर आ जाए तो मुझे छुप जाना चाहिए। मौलवी फजलुल हक स्टेज पर आए और इन्होंने करारदाद पढ़ना शुरू की। ये करारदाद इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी। इस करारदाद में 5 पैराग्राफ थे और मजमूई तौर पर तकरीबन 427 वर्ड्स पर मुश्तमिल थे। इस करारदाद के अहम नुकात कुछ इस तरह थे। ये इजलास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हिंदुस्तान में मुजव्वजा फेडरेशन को मुस्तरद करता है। कोई भी आईनी निजाम इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक मुसलमान इसे कबूल ना करें। हिंदुस्तान में कोई भी आईनी ढांचा इस वक्त तक काबिले अमल नहीं हो सकता जब तक इसमें मुसलमानों के अक्सरियती इलाकों को मिलाकर खुद मुख्तार रियासतें कायम ना की जाए। इन रियासतों की तश्कील के लिए जहाँ जरूरी हो वहाँ नई बाउंड्रीज मुकर्रर की जाए और इन रियासतों में मौजूद अकलियतों के हकूक के लिए मुकम्मल प्रोटेक्शन फराहम की जाए। इजलास में मौजूद मुस्लिम लीग के तमाम नुमाइंदों ने इस करारदाद को फौरन कबूल कर लिया। चौधरी खलीकुज़्ज़मान, मौलाना जफर अली खान, अब्दुल्ला हारून, सरदार औरंगजेब खान और दीगर रहनुमाओं ने इसकी भरपूर हमायत की। इस मौका पर मुकर्रर ने बादशाही मस्जिद के मीनारों के साए में मौजूद इल्लामा इकबाल के मज़ार की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर आज इल्लामा इकबाल जिंदा होते तो ये देखकर
بہت خوش ہوتے کہ آج ہم نے وہی کام کیا جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ اگلے دن میڈیا نے اس جلسے اور قرارداد لاہور کو خاص اہمیت نہیں دی، البتہ لاہور کے ہندو اخبارات نے اس قرارداد کو پاکستان ریزولوشن کا نام دے دیا۔ فرینڈز، یاد رہے کہ 1933 میں آکسفورڈ کے ایک طالب علم چودھری رحمت علی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کر چکے تھے، بٹ اس وقت اسے ایک نوجوان کا جذباتی خیال سمجھ کر زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ بعد میں جب ہندو اخبارات نے اس قرارداد کو پاکستان ریزولوشن کہنا شروع کیا تو مسلم لیگ نے بھی یہی نام استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یوں قرارداد لاہور بعد میں قرارداد پاکستان بن گئی، جس کی بنیاد پر چند ہی برسوں میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست پاکستان وجود میں آئی۔ فرینڈز، پاکستان بننے کے بعد 1958 میں پہلی مرتبہ 23 مارچ کو باقاعدہ طور پر ریپبلک ڈے آف پاکستان کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر کراچی میں ایک بڑی ملٹری پریڈ بھی منعقد کی گئی۔ بعد میں منٹو پارک کا نام تبدیل کر کے اقبال پارک رکھ دیا گیا اور اسی مقام پر ایک خوبصورت یادگار مینار پاکستان تعمیر کی گئی، جہاں 23 مارچ 1940 کو اس تاریخی جلسے کا سٹیج بنایا گیا تھا۔ یہ مینار پاکستان آج بھی ہماری آنے والی نسلوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے مستقبل کے لیے یہاں جمع ہو کر کتنا بڑا اور درست فیصلہ کیا تھا۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو مشن مڈ نائٹ کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا ایک قیمتی سا کمنٹ ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔